AUB इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है AUB के लिए बहुत सारी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फैकल्टी ऑफ फैमिली प्लानिंग की जो बात है वो बता रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए क्या गाइडेंस है। ACOG गाइडलाइन की भी कुछ 2015 से बनाया गया है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है फ्रांस की वो भी है, और फिनिश सोसाइटी की भी गाइडलाइन है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनकी भी है, पोखरण रिव्यू भी है, मलेशिया की भी गाइडलाइन है, एंड कैनेडियन क्लिनिकल प्रैक्टिस की भी गाइडलाइन है। लेकिन ये सब में हम कौन सी गाइडलाइन पसंद करेंगे? कोई भी गाइडलाइन लो, लेकिन उनमें 3 चीज़ आएगी: इवेल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। Evaluation will continue history, examination, investigation, laboratory, imaging and endometrial histopathology. मैनेजमेंट की जो बात है उसमें एज पर पाम कोइन एंड करेक्शन ऑफ एनीमी। आप बताएंगे पाम कोइन क्या है, लेकिन पाम कोइन की बात मैं आपको बाद में करूंगी। हम जो है वो फोक्सी के जो रिकमेंडेशंस है, इवोल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस, उस पर हम चलेंगे। पाम कोइन की बात दूसरी बार आई तो फिर मुझे अभी बताना ही पड़ेगा कि पाम कोइन क्या है। P मीन्स पोलिप, A एडिनोमायोसिस, L लियोमायोमा, M मेलिग्नेंसी। एंड कोइन की जो बात है उसमें है C कोएगुलोपैथी। ये नॉन स्ट्रक्चरल बात है। स्ट्रक्चरल पाम के ऊपर आई, और जो नॉन स्ट्रक्चरल है उसमें आया C फॉर कोएगुलेशन, O फॉर ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, E फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, I फॉर iatrogenic एंड N नॉट येट स्पेसिफाइड। ये पाम कोइन की जो बात है, ओल्ड टर्मिनोलॉजी अभी बंद हो गई और ये टर्मिनोलॉजी अभी चल रही है। एंड थ्रू हिस्ट्री and physical examination to direct need for further investigation and treatment. Thorough history is the main thing. मैंने सबसे पहले लेक्चर में भी बताया था कि thorough history जो है वो इसमें बहुत जरूरी है। 3 key questions हम हर स्टूडेंट को सिखाते हैं कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत होती है। जो हिस्ट्री की बात है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो इसमें जो लिखा है वो तो बता ही दूँ, बाद में मैं आगे आपको ले जाती हूँ कि किस तरह से पेशेंट के पास से हमको निकलवाना है। एक जो क्वेश्चन पूछना है कि हाउ मच डू यू ब्लीड, डू यू नीड टू चेंज योर सैनिटरी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग नाइट। रात के टाइम पर जब कर उसको पेड या तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं कि नहीं। एंड टेम्पून जो है या तो पेड जो है उसमें से भी ब्लीडिंग बाहर आकर उसके कपड़े खराब करता है, या तो अंडर 2 आवर्स में उसको बदलना पड़ता है। सेकेंड थिंग, फिजिकली अफेक्ट करता है उसकी जो नॉर्मल लाइफ जो है वो पेशेंट जी सकता है कि नहीं, या तो फेंटनेस का अटैक या तो ब्रेथलेसनेस हो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं। थर्ड वन, डज योर मंथली ब्लीडिंग अफेक्ट योर डेली लाइफ। जो सोशल एक्टिविटीज की बात होती है, काम काज करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं या तो कुछ भी, और उसके साथ में आर यू कंसर्न अबाउट हैविंग एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू योर ब्लीडिंग। ये एक्सीडेंट की जो बात है वो कोई ये एक्सीडेंट की बात नहीं है, लेकिन कपड़े खराब हो या तो किसी न किसी तरह से कोई वाकया ऐसा बन जाए, इसकी बात है। ये जो हम इनिशियल अप्रोच ले, इसको ये जो अप्रोच है इनके 3 में डिवाइड किया गया है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको हिस्ट्री के बारे में बताना है। मेरे पास एक पेशेंट आया, ये बहुत सारे केस जो है ना वो अलग अलग तरीके से होते। एक बात जो है, एक पेशेंट मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि मुझे 10 दिन से मेंसेस चालू है, तो मुझे उसको पीछे पीछे ले जाना है। 10 दिन से मेंसेस चालू है तो पहले आज की बात कर ली। आज अगर पेशेंट सुबह में भी आया है तो कल की बात पूछो, लेकिन आज कितने पेड चेंज किए, पहले आज की बात।
अगर शाम को आया है पेशेंट तो उससे तुमको पता चलेगा कि आज का ब्लीडिंग उसका कितना है। अगर उन्होंने बताया कि नहीं अभी कम है तो फिर कल के दिन में कितना था, और फिर बताना है कि ये 10 दिन में एक सा ही ब्लीडिंग है कि पहले कम था, 2-3 दिन कम था, फिर ज़्यादा हुआ और फिर अभी कम है, या तो पहले दिन से ही ज़्यादा उसको ब्लीडिंग है और अभी कम है, या तो पहले ज़्यादा था, पहले कम था थोड़ा थोड़ा और अभी बहुत ज़्यादा है लास्ट 3 डेज। ये तीनों में मायने रखता है। और ये जो इम्पोर्टेंस है वो जब भी ट्रीटमेंट देना है हमको तभी फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके ऊपर हमारी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि हमको पहले कौन सी टेबलेट देना है और हमको कितने दिन तक देना है। ये 10 दिन की बात हुई। फिर कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इस तरह से बताता है कि उसको महीने में 2 बार आ जाता है। पेशेंट बताता है 2 बार, लेकिन एक्चुअली वो 2 बार होता नहीं, क्योंकि एक बार 10 दिन के लिए ब्लीडिंग शुरू रहा, या तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है उसमें ऐसा है कि वो 7-8 दिन तक उसको मेंसेस चालू रहता है, तो पेशेंट वो 7-8 दिन नहीं करता है कम, और 22 दिन फिर बाकी बचा, तो पेशेंट ऐसा बताता है कि 22 दिन में मेंसेस आ गए। तो इसकी जो गिनती है वो गलत है। 22 और 7 दिन 29 हो गए तो वो महीने पर ही आता है। तो पेशेंट के पास से हमको ये निकलवाना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि बीच में कितने दिन प्लेन या तो विदाउट ब्लीडिंग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि बीच में कितने दिन ब्लीडिंग के बगैर है। और फिर साथ में पेशेंट ये बोलेगा कि नहीं सफ़ेद पानी गिरता है, तो ये सही है कि एनीमिया होगा, उसकी वजह से सफ़ेद वाइट डिस्चार्ज होगा उसको, लेकिन वाइट डिस्चार्ज अलग थिंग है एंड जो ब्लीडिंग है वो अलग चीज़ है। इसीलिए वाइट डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग दोनों में उसको डिफ्रेंशिएट करके हिस्ट्री में पूछना है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट इतना वाइट डिस्चार्ज होता है कि उससे तकलीफ जो होती है, इसीलिए उसको भी डिस्चार्ज या तो ब्लीडिंग के बारे में ही बता रहा है। ये हमको डिफ्रेंशिएट करना है। कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसा होता है कि 2-3 महीना चढ़ गए और फिर ये ब्लीडिंग आता है, और ये जो ब्लीडिंग आता है 2-3 महीने चढ़कर, तो अभी 6 दिन से अभी ब्लीडिंग शुरू है, लेकिन उसको 2.5 महीने चढ़कर आया है उसको जो मेंसेस है वो, और उसी में पहले से ही ज़्यादा है, 5-7 पेड चेंज करना पड़ता है, इसकी ट्रीटमेंट अलग है। फिर ऐसा होगा पेशेंट को कि पूरे महीने में 1 महीने पहले मेंसेस आया था, लेकिन स्पॉटिंग ही चालू रहा है उसको पूरे महीने। ऐसा भी होता है कि पहले ठीक से जब भी उसकी डेट थी तभी मेंसेस आया, फिर जब 10-15 दिन हुए तभी ब्लीडिंग हुआ, और फिर अभी फिर से शुरू हुआ। इसको पेशेंट बोलेगा कि महीने में 3 बार मेंसेस आए। इसीलिए आपको ये सभी उसके पास से एक्सट्रैक्ट करना है कि ब्लीडिंग की पैटर्न क्या है। ये जो एब्नॉर्मल ब्लीडिंग है उसमें ये सभी तरह का हो सकता है, और इसमें से चेंज करके उसमें से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। जिसको जब भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात आएगी तभी भी मैं ये फिर से ये बात लूँगी, और तभी ये बताऊँगी कि सिर्फ हिस्ट्री पर से हम कैसे वो डायग्नोसिस कर पाएंगे कि ये क्या हुआ है और क्या नहीं। आगे चलते हैं। ये जो चार्ट जो है वो 3 तरह के हैं। एक जो है प्री मेनोपॉजल पेशेंट की बात है, फिर होगा एडोलेसेंट की और पेरी मेनोपॉजल की, इस तरह से एन मेनोपॉजल। प्री मेनोपॉजल आप समझते हैं कि 25 से लेकर 40 तक की बात है। पेरी मेनोपॉजल 40 से 50 की बात हो गई, क्योंकि अभी 40 पर मेनोपॉज आता नहीं है, जो पहले था वो अभी नहीं है। और पोस्ट मेनोपॉजल की बात है कि एक बार मेनोपॉज एस्टैब्लिश हो गया है और फिर अभी उसको तकलीफ है। 4th थिंग जो है वो एडोलेसेंट, जब भी मेंसेस शुरू होता है तब भी इरेगुलर होता है, और जब भी मेंसेस जाने का टाइम होता है तभी भी इस तरह की तकलीफ होती है। सो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन विथ और विदाउट CBC ब्लड काउंट, तो उसमें सबसे पहले डिटरमिन बीटा HCG लेवल। प्रेगनेंसी जो है वो तो एक्सक्लूड करनी है, इसीलिए बीटा HCG लेवल जब भी इरेगुलर ब्लीडिंग है तो प्रेगनेंसी नहीं है, वो हमको ये जो प्री मेनोपॉजल पेशेंट है उसमें एक्सक्लूड करनी है।
क्योंकि तभी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा तो होता ही है। नेगेटिव है, देन ओव्यूलेटरी स्टेटस जो है वो डिसाइड करो, ओव्यूलेशन होता है कि नहीं होता है। अगर वो ओव्यूलेटरी है तो इट्स ओके कि नॉर्मल है। और डिटरमाइन ब्लीडिंग पैटर्न, जो मैंने अभी बात की कि ब्लीडिंग पैटर्न क्या है वो, अगर मेनोरेजिया है तो फिर इवेल्युएट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो भी तो देखना है, बीटी सीटी पीटी करवाना है, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथेनिन टाइम। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको बायोप्सी लेने की ज़रूरत है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज मस्ट। कभी भी ब्लीडिंग हो, किसी को भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, चाहे वो गायनिक पेशेंट हो या चाहे ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट, लेकिन सोनोग्राफी इज मस्ट। सोनोग्राफी करोगे तो आपको फटाफट ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी मिल जाएगा, उसका डायग्नोसिस भी मिल जाएगा और क्या ट्रीटमेंट करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोनोग्राफी फॉर दिस वन। अगर ये बीटा एचसीजी लेवल पॉजिटिव है देन प्रेगनेंसी इज कंफर्म, लेकिन इरेगुलर ब्लीडिंग है, बीच बीच में है, तभी तो पेशेंट आया है, वरना तो तभी पता चल जाता कि उसको प्रेगनेंसी है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी है वो सोनोग्राफी करके हमको कंफर्म करना है। और वो जो प्रेगनेंसी है वो ब्लाइटेड ओवम नहीं है, वो लाइव प्रेगनेंसी है, वो थ्रेटन्ड एबॉर्शन है या तो मिस्ड एबॉर्शन है, वो सब जानना है। उसके लिए प्रेगनेंसी अगर ये बीटा एचसीजी लेवल पॉजिटिव आया है तो फिर ये जो जीनाइटल ट्रैक्ट लीजन की बात आई तो उसमें ट्रीट और हमको बायोप्सी लेना है एंड जो बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा उस पर से हम तय करेंगे कि हमको उसको क्या ट्रीटमेंट देनी। उसको हिस्टेक्टोमी की ज़रूरत पड़ेगी या तो थर्मल कोएगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी या तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो जब बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा तब हमको पता चलेगा। जीनाइटल ट्रैक्ट लीजन के लिए या तो फिर उसको फाइब्रॉइड है या तो फिर उसको पॉलिप है, ये सब जीनाइटल ट्रैक्ट लीजन में आता है। यूट्राइन एनलार्जमेंट जब भी हम सोनोग्राफी करते हैं या तो पीवी एग्जामिनेशन में भी पता चलता है, जब भी 2 फिंगर से पता चलता है, तभी जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओगे तो पीवी एग्जामिनेशन में भी आप जान जाओगे कि यूट्रस बल्की है। लेकिन अभी सोनोग्राफी इज मस्ट जो मैंने बताया है। तो खुद सोनोग्राफी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास या तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास इसको सोनोग्राफी के लिए भेजना है। और इसमें जो साइज आएगी, सिर्फ बल्कि लिखे वो सही नहीं है। बल्कि मतलब जो नॉर्मल सोनोग्राफी में उसकी साइज होती है 7 सेंटीमीटर से लेकर 6.5 से 7.5 अप टू 8 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो नॉर्मल है। फिर 3.5 से 4.5 तक जो उसकी विड्थ है वो नॉर्मल है। तो बल्कि के जो मतलब है वो साइज, ये तो लेंथ भी बड़ी हो 10-11 तक की बड़ी हो, या तो जो उसकी विड्थ है अगर फाइब्रॉइड है तो विड्थ भी बड़ी होती है। इसीलिए सिर्फ बल्कि लिखकर कोई रेडियोलॉजिस्ट भेज दे तो आपको उसको साइज पूछनी है और साइज से आपको पता चलेगा कि उसको फाइब्रॉइड है कि ओवरऑल उसकी लेंथ बड़ी है। और उसके साथ में सोनोग्राफी करेंगे तो प्रेगनेंसी एक्सक्लूड हो ही जाएगी। एंड साइज में यूट्राइन एनलार्जमेंट जो है वो पूरा का पूरा मस्कुलेचर का एनलार्जमेंट है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है कि उसको कोई फाइब्रॉइड है और किस जगह पर फाइब्रॉइड है वो सब आपको पता चल जाएगा। एंडोमेट्रियल पॉलिप है वो भी पता चल जाएगा, कार्सिनोमा है वो भी, वो सब हम आगे उस पर देखते हैं कि ये क्या क्या यूट्राइन एनलार्जमेंट में चीज़ आती है। ब्लीडिंग पैटर्न की जो बात हुई, मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आप सब ये टर्मिनोलॉजी जानते ही हैं, इसीलिए मैं उस पर नहीं जाती हूँ। मेनोरेजिया की बात मैंने पहले भी हिस्ट्री में बताई थी, आज भी बताती हूँ फिर से कि ज़्यादा दिन तक चले और ज़्यादा फ्लो, 2 में से कुछ भी हो उसको हम मेनोरेजिया बताएंगे। तो मेनोरेजिया के लिए ये जो क्या करना है वो हमारी बात होगी। पॉलीमेनोरिया की जो बात है तो इवोल्यूशन फॉर ल्यूटियल फेस डिफेक्ट मीन्स जो जल्दी आ जाता है 30 दिन या तो 25 दिन के पहले जो आ जाता है वो पॉलीमेनोरिया है और उसमें ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होती है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है और उसकी वजह से ये मेंसेस जो है वो जल्दी आ जाता है।
20-22 दिन हमको पता चल गया कि उसका रीज़न क्या है, डायग्नोसिस हो गया अभी ही सिर्फ इतने से 20-22 दिन में। तो अगर जब उसको ट्रीटमेंट देनी है हमको तो उसको 16वां दिन से हम प्रोजेस्टेरोन देंगे। सिर्फ हिस्ट्री पर से सोनोग्राफी भी ना करवाओ तो भी हम ये कर पाएंगे। इसीलिए पॉलीमेनोरिया वाले पेशेंट को हम ओसीपी नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उसको फ्रॉम 16th डे ऑफ मेंसेस से हम प्रोजेस्टेरोन प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर 10 डेज। तो 16 और 10 26 दिन हो गए और 3-4 दिन के बाद में फिर विड्रॉल आए तो उसका जो महीना है वो ठीक हो गया। ओलिगोमेनोरिया की बात है कि कम स्केंटी मेंसेस आता है जिसको, उसको प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल एवरी 3 मंथ या तो कंबाइन ओसीपील जो है, या तो उसको अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो क्लोमिफेन साइट्रेट शुरू कर सकते हैं, या तो इंडक्शन के, या तो ओवम ओव्यूलेशन के लिए, या तो ओवम जो बड़ा हो उसके लिए हम एसिलरेट करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। स्केंटी मेंसेस की अगर मैं बात करूं जो, तो उसके लिए भी प्रोजेस्टेरोन ही देना है। जो 10 दिन के लिए जिस तरह से हमने अभी बात की उसी तरह से उसको 10 दिन के लिए प्रोजेस्टेरोन देना है। अलग अलग प्रोजेस्टेरोन होते हैं, लेकिन मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑल दिस थिंग। इसीलिए मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन हम देंगे उसको 5 मिलीग्राम का डोज आता है 1 BD ट्वाइस ए डे एंड फॉर 10 डेज। तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा और इसीलिए उसको पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होगा जिसको स्केंटी मेंसेस है। लेकिन पहले स्केंटी मेंसेस जिसको है उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोलेक्टिन सीरम PRL, और वो जो PRL करवाना है वो उसको सेकंड या तो थर्ड डे को, मेंसेस के सेकंड या तो थर्ड डे को करवाना है और एम्प्टी स्टमक पेशेंट को भेजना है। अगर 15वां 16वां दिन पर पेशेंट आया है तो तभी हम PRL नहीं कर सकते। PRL या तो जो भी हार्मोनल लेवल जो करना है वो एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में और सेकंड थर्ड डे को करवाना है। अगर पेशेंट को 3 महीने चढ़ गया है और फिर पेशेंट आया है तो तभी आप कर सकते हैं, तभी विड्रॉल के बाद में नहीं करना है, तभी ही करना है PRL। या तो पेरीमेनोपॉजल या तो मेनोपॉजल पेशेंट वाली बात आएगी तभी मैं आगे में डिस्कस करूंगी कि उसको तभी भी कर सकते हैं। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो पेशेंट को हमको पूछना है कि ये जो ब्लीडिंग हुआ वो जब उसका ओव्यूलेशन हो 12 से 16 दिन के बीच में तब हुआ है, फर्स्ट डे से गिनती करके। पेशेंट का ब्लीडिंग जब खत्म हुआ तब से गिनती नहीं करनी है, जब भी आया है तब से गिनती करनी है। और अगर तब है तो ओव्यूलेशन की वजह से जिसको विटामिन C डेफिशिएंसी है उसको कैपिलरी डैमेज होता है और कैपिलरी विथस्टैंड नहीं कर सकती है जो हार्मोनल चेंजेस होता है वो, और तभी फिर उसमें से होता है। लेकिन तब स्पॉटिंग होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। जिसको आप पूछोगे कि आपको इन बिटवीन जो ब्लीडिंग हुआ है वो 12वां से 16वां दिन के बीच में, अगर वो ज़्यादा है तो ये विटामिन C डेफिशिएंसी नहीं है, तो उसकी कुछ अलग तकलीफ है, अलग डायग्नोसिस है। तभी PS करके हमको देखना पड़ेगा कि उसको सर्वाइकल पॉलिप है कि नहीं, सर्वाइकल फाइब्रोड है कि नहीं, वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं, या तो फिर उसको मेलिग्नेंसी जो है, इरोजन है, सर्वाइकल इरोजन, या तो मेलिग्नेंसी है, या तो इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हुआ है। ये सब चीज़ें फिर पूछकर फिर हमारा डायग्नोसिस होगा। प्रॉपर्टी जो है तो कभी कभी ऐसा होता है पहले 2 महीने में, बाद में प्रॉपर्टी की वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता, सिर्फ पहले 2 महीने की ही ये बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि प्रॉपर्टी खिसक गई है, किसी ने जांच की है खुद अपनी उंगली से या किसी भी तरह से और उसका थ्रेड खींचा हुआ है, प्रॉपर्टी थोड़ा नीचे आ गई है, थोड़ा पार्ट उसका सर्विक्स में आ गया है, अगर ऐसा है तो फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। बाकी प्रॉपर्टी अगर अपनी ठीक जगह है तो फिर ये नहीं होता, वो शुरू के 1-2 महीने में ही ऐसी तकलीफ होती है। या तो प्रॉपर्टी की जब हम लेक्चर लेंगे तभी भी मैं ये बताऊंगी कि प्रॉपर्टी में से ऐसा क्यों होता है। ओके, प्रॉपर्टी की बात हम तब करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी से है तो वो निकाल दो, या तो वो सोनोग्राफी में पता चलेगा कि प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं, अपनी जगह पर है कि नहीं। सोनोग्राफी में हम
जो एबनॉर्मलिटी देखेंगे उसके साथ में प्रॉपर्टी अगर है पेशेंट तो ये भी हम देख लेंगे। सर्वाइकल पैथोलॉजी की मैंने जो बात की, ब्लीडिंग एट ओव्यूलेशन है तो विटामिन सी डेफिशिएंसी है, उसको ट्रीट करना है। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो और बीच में होता है तो फिर उसके लिए प्रोजेस्टेरोन काम नहीं आएगा। उसके लिए हमको जो पूरे महीने के लिए जो हम देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो हमको देनी पड़ेगी। कंबाइन ओरल पिल जो है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को कंबाइन जो होता है जिसमें वो देनी पड़ेगी। ये जो पिल्स है वो भी बहुत तरह की आती है, वो भी जब हम पेमेंट प्लानिंग की बात और प्रॉपर्टी ब्रेस की बात लेंगे तभी ये बात करेंगे। कौन कौन सी किस तरह की क्या क्या लेवल होता है एस्ट्रोजन का, क्या क्या क्वांटिटी होती है प्रोजेस्टेरोन की। फिर अगर ब्लीडिंग एट ओव्यूलेशन है तो बिगिन पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी ठीक है। ये विटामिन सी की जो बात की वही तो मेन रीजन उसके लिए होता है। एडोलेसेंट की बात ही जो क्योंकि प्री मेनोपोजल की बात है तो एडोलेसेंट की बात हम अभी ही ले लेते हैं, बाद में पेरी मेनोपोजल एंड मेनोपोजल की बात आएगी। जो एडोलेसेंट है उसमें TSH एंड प्रोलैक्टिन लेवल जानना जरूरी है और रीएसेस द पेशेंट एंड इनिशिएट कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एडोलेसेंट में मैंने तभी भी बताया था कि अगर 2-3 महीने पर मेंसेस आता है, एडोलेसेंट है जिसका मैरिज नहीं हुआ है तब तक उसको चढ़ चढ़ कर मेंसेस आए नो प्रॉब्लम, सिर्फ ज़्यादा नहीं आना चाहिए बस। लेकिन अगर पेशेंट को देखकर आपको लगे कि इसको ये फैटी पेशेंट है या तो स्किंटी मेंसेस आता है तो TSH एंड प्रोलैक्टिन करवाना है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर रिस्क फॉर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एडोलेसेंट एज में बहुत सारा स्ट्रेस होता है और ईटिंग हैबिट भी आजकल बहुत चेंज होती है, बहुत वेरिएशन उसमें होता है। कभी कभी वो फास्टिंग पर चले जाते हैं, कभी कभी वो उसका जो डाइट है वो बाहर का या तो इस तरह से मैदा वाला ज़्यादा हो जाता है, फास्ट फूड ज़्यादा हो जाता है, या तो कभी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती या तो हाई लेवल ऑफ एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसीलिए वो उनके पास से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। अभी बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती है कि जो नाइट ड्यूटी करती है, दिन में सो जाती है और नाइट में उसकी सर्विस होती है, तो उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये नॉर्मल है TSH एंड प्रोलैक्टिन तो जो भी उसको तकलीफ है, जिस तरह का उसकी ब्लीडिंग पैटर्न है, इस तरह से डिसऑर्डर को ट्रीट करो, ये हम आगे भी चलेंगे। अगर TSH एबनॉर्मल है, थायराइड है उसको TSH, इसमें हाइपर थायराइडिज्म भी हो सकता है एडोलेसेंट में। सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम सिर्फ TSH पहले करवाएंगे। अगर TSH में ज़्यादा या तो कम हाइपर या तो हाइपो आया फिर हम T3 T4 लेवल पर जाएंगे, वरना पेशेंट को इतना खर्चा नहीं करवाएंगे। और जो फिर रिजल्ट आया उस पर हम लिवोथायरोक्सिन या तो इस तरह की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे या तो फिजिशियन की हम एडवाइस लेंगे साथ में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसकी वजह से भी उसको क्रोनिक एनोवुलेशन होता है और LH, FSH, DHEAs की और फ्री टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है, जिसे मैंने बताया वो थर्ड डे ऑफ साइकिल, सेकंड या तो थर्ड डे ऑफ साइकिल को करवाना चाहिए। PCOD जो है वो अगर जिसको बार बार जो एडोलेसेंट को इस तरह से होता है, साथ में पेन भी ज़्यादा रहता है, तो उसको हम सोनोग्राफी करेंगे एक ही बार। सबसे पहली बार जिसको हुआ है उसको सोनोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप उसको सिस्टमेटिक एंड हार्मोन से या तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जो उससे ट्रीट करो। लेकिन जिसको बार बार ऐसा होता है, ऐसी तकलीफ होती है, तो उसको सोनोग्राफी करके PCOD है कि नहीं वो जानना है। क्रोनिक एनोवुलेशन जो है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग पैटर्न पूरी की पूरी चेंज हो जाती है और तभी उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या तो प्रोजेस्टेरोन देना है अप टू 3 to 6 मंथ। ये टेबलेट या तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या तो प्रोजेस्टेरोन आपको देना है 3 to 6 मंथ के लिए। सेम थिंग ये जो मैंने बात की वही है, ये देना है।
अभी पेरीमेनोपॉजल की बात आई तो वो 40 से 50 ईयर की जो लेडी है उनके बारे की ये बात है, उनके बारे में ये बात है, विथ और विदाउट सीबीसी सेम थिंग। नॉर्मल फाइंडिंग जो है सीबीसी का, तो एनीमिया नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि उसको इतना ब्लीडिंग नहीं हुआ है, वरना जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग है, जिसको मेनोरेजिया है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, कुछ भी है, तो एनीमिया होना ही होना है। जब भी पेशेंट आपके साथ बात करता हो तभी आपको उसकी टंग दिखाई देगी और आपको पता चल जाएगा कि ये जो टंग अभी कितनी पेल है। आप एचबी करो ना करो तो भी आपको ये टंग पर से या तो पेशेंट के फेस पर से पता चल जाएगा कि ये पेशेंट कितना पेल है। कंजक्टिवा भी देख सकते हो, लेकिन पेलनेस ऑफ फेस एंड टंग जब भी वो पेशेंट बोले, आप भी मेरी बात सुन रहे होंगे तभी भी आपको भी थोड़ा बहुत टंग दिखता है, या तो फिर पेशेंट को बताना बोलो कि भाई आपकी टंग दिखाओ और आपको पता चल जाएगा कि अभी उसका हीमोग्लोबिन कितना है। ये अपने एक्सपीरियंस से आप जान सकते हैं, वरना हीमोग्लोबिन करवाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग वाले पेशेंट को जिस तरह से सोनोग्राफी जरूरी है उसी तरह से हीमोग्लोबिन भी इतना ही जरूरी है। और इन्वेस्टिगेशन करवाओ ना करवाओ, लेकिन हीमोग्लोबिन इज मस्ट। तो अगर ये सब उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन या सब नॉर्मल है तो एचआरटी वो लेता है कि नहीं, वो जानना है, पूछना है। हमारे इंडिया में इतनी एचआरटी का यूज़ नहीं है, फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है एचआरटी का यूज़। और वैसे भी अभी पहले तो उसका बहुत पवन था, या तो बहुत ये बात चली थी कि हम एचआरटी ले रहे, एक फैशन हो गई थी, लेकिन अभी एचआरटी इतनी नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। जीनाइटल ट्रैक्ट रीजन की जो हमने बात की, तो बायोप्सी लेना है और बायोप्सी का जो रिपोर्ट आए उस पर से हम ट्रीट करेंगे। सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट आए ट्रैक्ट रीजन में उस पर से हम करेंगे। एचआरटी की बात जो हुई नहीं अगर ले रहा है पेशेंट तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी की ज़रूरत है। सोनोग्राफी तो हुई ही उसके साथ में, और जो उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा उसको हमको ये जो एज ग्रुप है पूरा पेरीमेनोपॉजल, उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ये सब बहुत प्रिवेलेंट है और इसको हमको रूल आउट करना है। ये हमारे माइंड में होना ही चाहिए ये बात। अगर वो एचआरटी ले रहा है कंटिन्यूस या कंबाइंड और सिक्वेंशियल हार्मोनल थेरेपी ले रहा है तो 6 महीने से ज़्यादा से ले रहा है या तो कम। एंड कभी कभी मेडिसिन जब भूल जाता है पेशेंट और तभी भी ब्लीडिंग हो जाता है। और मुझे एक बात और भी इधर हाईलाइट करनी है कि जब भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दो या तो ब्लीडिंग बंद करने के लिए कोई भी हार्मोन दो तो सिर्फ 3 दिन या 5 दिन नहीं देंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ ब्लीडिंग बंद करने के लिए 3 दिन के लिए या तो 5 दिन के लिए उन्होंने हार्मोन दिया, तो ये 5 दिन के लिए जो हार्मोन दिया तो दूसरे तीसरे दिन से ब्लीडिंग तो बंद हो गया, लेकिन 5 दिन के बाद में जब भी उसका हार्मोन की जो टेबलेट है वो ख़त्म हुई तो फिर दूसरे तीसरे दिन फिर से ब्लीडिंग शुरू हुई। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिए हैं या तो फिर ब्लीडिंग बंद करने के लिए उनको किसी ने मेडिसिन दी है और ये मेडिसिन ख़त्म होने के बाद में फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गया है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी ने कुछ मेडिसिन दी है या तो छोटी वाइट गोली, ऐसा पूछना है पेशेंट, या तो अगर आपके पास में ओसी की कोई स्ट्रिप पड़ी है तो वो दिखाना है कि इस तरह की स्ट्रिप दी थी क्या आपको किसी ने, और फिर वो 3 दिन के लिए ही दी थी, 5 दिन के लिए ही दी थी और फिर आपने बंद कर दी। या तो पेशेंट को अगर डॉक्टर ने पूरे महीने के लिए या तो उसके कोर्स के मुताबिक दी है तो पेशेंट भूल जाता है, बाहर गई, बाहर गाँव जाना पड़ा, पर्स में रह गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ लेडीज़ के साथ होती है। तो ये भी आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए। और कभी भी आप प्रिस्क्राइब करो तो हम ट्रीटमेंट में वो बात डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी भी हार्मोन आप प्रिस्क्राइब करो तो ओनली 3 to 5 डेज के लिए, कभी भी नहीं, सिर्फ वो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड के लिए दो या तो विड्रॉल के लिए दो तो ही ऐसा करना है। बाकी उसको कितने दिन से ब्लीडिंग है वो जानकर उसका महीना, ये जो हमने हिस्ट्री पीछे पीछे ली ना वो उसी के लिए ली है कि उसके हमको पता चले कि हमको कितने दिन के लिए उसको
हार्मोन देना है। यूट्राइन एनलार्जमेंट की जो बात है तो ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी में हमको पता चल जाएगा। सोनोहिस्टोग्राफी कभी कभी हम करते हैं कि एंडोमेट्रियल पोलिप है, वो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए, लेकिन बहुत कम बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर स्केलिटी वाला पेशेंट है, अभी भी उसको ये एज में भी अगर उसको ज़रूरत है तो फिर हम सोनोहिस्टोग्राफी उसके साथ में करते हैं। एक जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस या तो है वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी पर भी है। हमने आगे दोनों चीज़ में बताया कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है, सोनोग्राफी एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी, और टू एक्सक्लूड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो फिर इसके आगे हम चलते इस पर से, ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी हमने ले लिया, एंडोमेट्रियल बायोप्सी बोल रही हूँ मैं, नॉट सर्वाइकल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी का मतलब आप जो फ्रैक्शनल क्यूरेटेज है, सिर्फ एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट जो है उससे 4 तरफ से ले लो, वो फ्रैक्शनल क्यूरेटेज है। या तो डीएनसी करो, वो भी एंडोमेट्रियल बायोप्सी ही हुई, उसी तरह से भी ले सकते हो। और बिना डीएनसी किए भी सिर्फ बायोप्सी क्यूरेट जो है उससे आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट जो है उससे ले सकते हो। लेकिन जो पेशेंट जिस तरह से उसको तकलीफ है, तो डीएनसी से वो थेराप्यूटिक भी हो गया और डायग्नोस्टिक भी हो गया, इसीलिए डीएनसी करना ज़्यादा अच्छा है सिर्फ बायोप्सी लेने के बगैर। और वो जो बायोप्सी वो प्री मेंस्ट्रुअल बायोप्सी हम लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि थेराप्यूटिक भी हो गया, इसीलिए उसको मेंसिस आने का टाइम हो या तो फर्स्ट डे को जब मेंसिस आए तभी डीएनसी करके जो भी मटेरियल आया वो हिस्टोपैथोलॉजी में भेजेंगे और उसके मुताबिक आगे चलेंगे, उसका जो रिपोर्ट आया। इसीलिए वो थेराप्यूटिक भी हो गया और डायग्नोस्टिक भी हो गया। उसमें अगर सिस्टिक हाइपरप्लासिया आया, सिर्फ ओव्यूलेटरी में आया या तो क्या आया उस पर चलिए। सिस्टिक हाइपरप्लासिया जो है उसमें से बिनाइन में से मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है, इसीलिए सिस्टिक हाइपरप्लासिया जिसको आया उसको हम हिस्टेक्टोमी का एडवाइस दे सकते हैं। अगर दूसरा जो हाइपरप्लासिया कोई है तो उसमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे और आगे इस तरह से फिर देखेंगे कि किस तरह से उसका मैनेज रहता है और ब्लीडिंग जो पैटर्न है वो ठीक से फिर से होती है कि रिवाइव होती है कि नहीं। एब्नॉर्मल फाइंडिंग है तो रिफर पेशेंट को ट्रीटमेंट, तो रिफर नहीं करना है, हमको ही ट्रीट करना है। रिफर भी कर सकते हैं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, कोई लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ी या तो फाइब्रोइड है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ी, जो भी है, या तो कार्सिनोमा है तो रिफर भी कर सकते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग है तो और ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है, एक ही बार हुआ है, तो इट्स ओके। परफॉर्म ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी, सोनोहिस्टोग्राफी और हिस्टोस्कोपी डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल सस्पिशन। अगर उसको सबम्यूकोस फाइब्रोइड आया है, अगर उसको एंडोमेट्रियल पोलिप आया है तो वो डीएनसी से नहीं ठीक होगा, उसके लिए हिस्टोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी और हिस्टोस्कोपी से हम एंडोमेट्रियल पोलिप को भी रिमूव कर सकते हैं और लेसर यूज़ करके जो सबम्यूकोस फाइब्रोइड है उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हिस्टेक्टोमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी टूल अभी हमारे पास है कि हमको पूरा का पूरा यूट्रस न निकालना पड़े। सोनोग्राफी में अगर एंडोमेट्रियल स्ट्रिप है लेस देन 5 mm है तो वो एट्रोपिक एंडोमेट्रियम है और पेशेंट को हम बता सकते हैं कि आपकी मावरी जो है, आपका मेंसिस है, वो जाने के तौर पर आया है और इसकी वजह से ये कभी कभी ऐसा होता है। एंडोमेट्रियम की स्ट्रिप जो है 5 mm से ज़्यादा है तो बायोप्सी एंड हिस्टोस्कोपी विथ बायोप्सी भी कर सकते हैं। और यूट्राइन पैथोलॉजी अगर आइडेंटिफाइड है तो अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी अप्रोच टू यूट्राइन ब्लीडिंग अकॉर्डिंग टू एंडोमेट्रियल बायोप्सी, जो पहले हमने बात की थी, बीटा एचसीजी की बात हुई, नेगेटिव तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी लो, पॉजिटिव है तो फिर प्रेगनेंसी हो ही गई है, लेकिन एंडोमेट्रियल बायोप्सी है तो नॉर्मल पैथोलॉजी है तो एट्रोफी है, तो साइक्लिकल हार्मोन रेगुलेशन हम शुरू कर सकते हैं। बिगिन ए पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर उसमें हाइपरप्लासिया आया, जो मैंने अभी सिस्टिक हाइपरप्लासिया की बात की, तो हम उनको सीधा ही या तो एडवाइस कर सकते हैं कि आप हिस्टेक्टोमी करवाओ, या तो सिस्टिक हाइपरप्लासिया के बगैर और हाइपरप्लासिया अगर कुछ है
तो उसको साइक्लिक प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं, COC भी दे सकते हैं, और हाइपरप्लाजिया एक बार का जो है तो निकाल भी सकते हैं DNC से, और अगर परसिस्ट होता है तो 6 मंथ का कोर्स हम दे सकते हैं। एटीपिया है या तो कार्सिनोमा आया है, सोनोग्राफी में भी आप जान पाओगे कि उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो बाउंड्री है वो इरेगुलर है, या तो मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियल का जो डिफ्रेंसिएशन है वो नहीं दिख रहा है, तो आपको सस्पिशन होगा कि उसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। बायोप्सी में भी अगर इस तरह से आया तो फिर पेशेंट को हिस्टेक्टोमी की जरूरत है, लेकिन हिस्टेक्टोमी कौन सी करनी वो देखना पड़ेगा। अगर एटीपी आया है या तो मेलिग्नेंसी CIN1, 2 इस तरह से कुछ आया है एंडोमेट्रियम में भी, तो फिर अगर पान हिस्टेक्टोमी करें या तो जो दूसरी हिस्टेक्टोमी है कि आसपास का भी हम सब निकाल दे, इस तरह की हिस्टेक्टोमी करें, वो ज़रूरत है। फिर कैंसर स्पेशलिस्ट की, उनको सर्जन की ज़रूरत है, और हमारे बगैर उनको सर्जरी ऑपरेट करे वो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्विक्स फ्लश हो जाता है और या तो बायोप्सी में कुछ ना आए, एट्रोपिक अगर एंडोमेट्रियम है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को पहले था, स्केंटीमेंसी सी है, बहुत बार पूरे महीने चालू रहता है स्पोटिंग, अगर कभी ऐसा पेशेंट है तो उसको बायोप्सी में कुछ नहीं आता है। इनएडिक्वेट मटेरियल ऐसा लिख कर भी रिपोर्ट आता है, फिर से हम सोनोग्राफी करके उसको हम गाइड कर सकते हैं। जीनाइटल ट्रैक्ट लीजन की जो बात है, तो बायोप्सी करके जो रिपोर्ट आया उस पर हम इंट्रान एनलार्जमेंट है उसको भी अनक्लियर, अगर इटियोलॉजी है तो परफॉर्म हिस्ट्रोस्कोपी, अगर इटियोलॉजी आइडेंटिफाइड है तो फिर हम इटियोलॉजी के मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात आई, प्रेगनेंसी की बात तो हमने पहले ही बताई कि उसमें से अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, या तो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज अगर है, प्लासेंटा प्रीविया भी है, तो उसको ब्लीडिंग इन बिटवीन हो सकता है। और शुरू का जो फर्स्ट 3 मंथ की बात है और इस तरह से इरेगुलर हो तो पेशेंट को पता कभी कभी नहीं चलता है कि उसको प्रेगनेंसी है कि नहीं। ऐसा बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि 3 महीने हो जाए फिर हम डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन ये बात पहले की थी। अभी सिर्फ आपको 8-10 दिन ऊपर हो जाए तो पेशेंट को सोनोग्राफी करवाना जरूरी है, डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है वाइट डिस्चार्ज के साथ में भी हम जब PS करेंगे तो सर्विसाइटिस या एंडोमेट्राइटिस हम देख पाएंगे, और उस एंडोमेट्राइटिस या अगर कुछ है तो उसकी वजह से भी इन बिटवीन ब्लीडिंग हो सकता है। लेसरेशन हो, एब्रेजन हो, फॉरेन बॉडी कभी चला गया तो उसकी वजह से भी इस तरह से हो सकता है। सर्वाइकल एंडोमेट्रियल तो ओवेरियन मेलिग्नेंसी जो है वो भी इरेगुलर ब्लीडिंग से पैटर्न हमको बता सकती है, और हमारा डायग्नोसिस उस पर से फिर हम सोनोग्राफी की मदद से या तो हिस्टेरोस्कोपी की मदद से कंफर्म कर सकते हैं। सर्वाइकल पोलिप जो है इंटरकोर्स के पास भी ब्लीड होता है, चलने से अगर वो घिसता है, फ्रिक्शन होता है तो उससे भी ब्लीडिंग उसको हो सकता है। एंडोमेट्रियल पोलिप में भी साथ में कोपर्टी अगर है या तो कोपर्टी नहीं है तो भी इन बिटवीन ब्लीडिंग उसमें हो सकता है। फाइब्रोइड या तो एडिनोमायोसिस वो भी इरेगुलर ब्लीडिंग कर सकता है। फाइब्रोइड की वजह से उसको मेनोरेजिया ज़्यादा होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बगैर। एडिनोमायोसिस का जो ब्लीडिंग है वो पेन के साथ होता है, एंड अगर PV में आप देखो तो आपको यूट्रस सॉफ्ट मालूम पड़ेगा। लियोमायोमा फाइब्रोइड जो अगर है तो यूट्रस की फीलिंग PV में आपको फर्म टू हार्ड आएगी, और एडिनोमायोसिस का जो यूट्रस है वो आपको सॉफ्ट फील होगा। सिर्फ PV फाइंडिंग से, हिस्ट्री के बाद में PV फाइंडिंग से लियोमायोमा एंड एडिनोमायोसिस में आप बल्कि यूट्रस जो है उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर आप सोनोग्राफी करवाओ और ये आपका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म करवा लो। हिपेटिक डिजीज, रीनल डिजीज, कोएगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वोन विलेबार्ड डिजीज या तो ल्यूकेमिया, अगर ऐसा कोई सिस्टमिक डिजीज है तो वो ब्लीडिंग पैटर्न चेंज कर ही देता है, आप सब समझ सकते हैं। आयट्रोजेनिक या तो कुछ मेडिकेशन की वजह से है,
तो मैंने जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बताया कि इन बिटवीन अगर छूट गई तो उसमें ब्लीडिंग होगा ही होगा। इसीलिए पेशेंट को काउंसिल करना बहुत जरूरी है। इनओव्यूलेटरी साइकिल में हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया, कुशिंग डिजीज या सब एडिनल डिस्फंक्शन जो है स्ट्रेस की वजह से भी आपको इन बिटवीन या तो एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगी लियोमायोमा एंड मैलिग्नेंसी इन हाइपरप्लासिया। हिस्ट्री में जो मैंने बताया कि उसका ब्लीडिंग है वो उसको मेनोरेजिया होगा, तो मोर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगा, मेनोरेजिया होगा ही होगा उसको, एक्सेप्ट कि वो सब सीरियस अगर फाइब्रॉइड है तो उसमें उसको मेनोरेजिया नहीं होगा। सब सीरियस फाइब्रॉइड में, क्योंकि वो सब सीरियस मतलब बाहर की तरफ है, तो वो ब्लीडिंग पैटर्न के साथ एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस का उसमें बीच में नहीं आता है, इसीलिए उसको ब्लीडिंग पैटर्न चेंज नहीं होती। इंटरम्यूरल जो है वो वेरिएबल अमाउंट ऑफ मेनोरेजिया उसमें होगा, मे बी एसिम्टोमेटिक ऑल्सो, अगर छोटा है या तो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में नहीं आता, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है तो। लेकिन मेलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लासिया जो है तो वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग ज़्यादा रहेगी, या पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग पेशेंट को भी हो सकता है। उसका जो वेरी टाइप ऑफ ब्लीडिंग एट पेरीमेनोपॉज जो मैंने अभी बताया। साइंस में यूट्रस जो है वो वेरिएबल साइज का होगा, वेरिएबल शेप का होगा, बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड। कहाँ है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एट द कोर्नो, एट द सर्वाइकल ओपनिंग, या तो एट द इंटरनल ओस, तो उसकी साइज एंड शेप चेंज हो जाता है। लेकिन मेलिग्नेंसी में माइल्डली एनलार्ज यूट्रस होता है, और मोबिलिटी अगर पीवी करो तो उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि कार्सिनोमा कैंसर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वो मीची बोलते हैं ना, कि इस तरह से बढ़ता है, और इसी तरह एक पाँव से एक नहीं चलता है, वो इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से चलता है, और इसीलिए वो फिक्स हो जाता है, हर तरफ जो बढ़ता है उसका ग्रोथ इसीलिए। ये वेल डिफाइंड सॉलिड मास की बात हो गई। सिमिलर इकोजेनिक्स टू मायोमेट्रियम, और ओकेजनली हाइपोइकोइक होता है, जब भी अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाए तभी ये हो सकता है। मेलिग्नेंसी में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया हम देखेंगे, और थिकन एंडोमेट्रियम, मैंने पहले भी बताया कि जो डिफ्रेंसिएशन है एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम के बीच का वो चला जाता है, और 12 mm से ज़्यादा हो प्री मेनोपॉजल एज में तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। मेनोपॉजल एज में अगर आपको ये जो एंडोमेट्रियम है वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट को जब भी ब्लीडिंग हो और आप सोनोग्राफी करें तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस लेना मस्ट। वो 4 mm से ज़्यादा हो तो आप उसको फ्रैक्शनल क्यूरेटेज या तो डीएनसी के लिए उसको एडवाइस करना ही है, ऐसे ही नहीं चलाना है। और थिंग भी रूल आउट करो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स जो है, या तो उसमें 3D यूएसजी की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, और एमआरआई की एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। कोएगुलोपैथी, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, एंडोमेट्राइटिस एंड आयाट्रोजेनिक जो भी है उसकी ये हिस्ट्री, साइंस एंड इमेजिंग जो है वो है, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इज शॉर्ट। लिबर्टी मेनोरेजिया जो है उसमें कोएगुलोपैथी का इन्वेस्टिगेशन करना ज़्यादा जरूरी है। उसमें साइज नॉर्मल ही होगी, लेकिन मेनोरेजिया की वजह से पेलर हो सकता है। हेमरेजिक सिस्ट कभी कभी सोनोग्राफी में आएगी उसमें। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर जो है, साइंस ऑफ एनोवुलेशन, पीसीओएस, ओलिगोमेनोरिया, वो सब उसमें हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको है डायबिटिक पेशेंट, उसमें भी ये ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है। इंटरमेस्ट्रल स्पॉटिंग जो है वो एंडोमेट्राइटिस की वजह से या तो एंडोमेट्रियल पॉलिप की वजह से होता है। तो डिस्चार्ज पर वजाइना जो है, तो अगर है तो साथ में उसको सर्वाइकल इरोजन हो सकता है। वो सब हमारी बात हो गई है, इसीलिए मैं आगे चलती हूँ। आयाट्रोजेनिक की बात भी हो गई है। ये ओव्यूलेटरी की बात जो आई हमारी, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओव्यूलेटरी साइकिल है या तो एनओव्यूलेटरी साइकिल है। ओव्यूलेटरी में आप सब जानते हैं कि रेगुलर साइकिल लेंथ होती है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम भी होते हैं उसको,
डिस्मेनोरिया भी किसी किसी पेशेंट को होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है जो हार्मोन की, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, सर्वाइकल म्यूकस में भी चेंज होता है हार्मोनल की वजह से, विटल्स मर्स जो ओव्यूलेशन के टाइम पर जो पेन होता है उसको विटल्स मर्स कहते हैं, जो ओव्यूलेशन हुआ है उसकी वो साइन है। बायोपेसिक टेम्परेचर का वो भी हो सकता है, एंड पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम यूज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किट आती है कभी उसमें देखने से भी पता चलता है कि ये ओव्यूलेशन हुआ है। एन ओव्यूलेटरी में साइकिल की लेंथ का कुछ डिसाइड नहीं होता है, कम भी होती है ज़्यादा भी होती है, ब्लीडिंग पैटर्न भी इस तरह से उसकी इरेगुलर होती है, फ्रीक्वेंट स्पॉटिंग भी इन बिटवीन भी हो सकता है और इनफ्रीक्वेंट हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। मोनोफेजिक कव आएगी जो टेम्परेचर कव अगर हम देखें तो। ट्रीटमेंट की बात आई जो मैंने आपको तभी भी बताया था, जिसको 10 दिन से ब्लीडिंग है, अभी जिसको कम हो गया है तो उसको पहले हमको ट्रेनेक्सामिक एसिड एंड मेफेनेमिक एसिड देनी है, कॉम्बिनेशन 8 आवरली 4 टेबलेट तक ही देनी है, तो कम है वो 4 टेबलेट से बंद हो जाएगा, सिर्फ अगर इतना ही है तो। अगर उसको बीच बीच में भी आई है तो फिर या तो फिर 10 दिन आई है, फिर 5 दिन पहले क्लियर था, उससे पहले 5 दिन आई, उससे पहले 5 दिन आई, इस तरह से अगर इन बिटवीन जो सब है तो आपको जानना है कि ये 3 बार जो आया उसमें से मेंसिस कौन सा था, किसमें मेंसिस ज़्यादा हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। अगर जो पहले बीच में जो आया उसमें कम था तो वो ओव्यूलेशन के टाइप पर ब्लीडिंग हो सकता है। सोनोग्राफी में अगर आपको कोई ओवेरियन सिस्ट नहीं है, फॉलिकुलर सिस्ट जो अगर नहीं है किसी भी राइट या तो लेफ्ट ओवरी में, तो आप इसको जो ये जो पेशेंट है उसको तय कर पाओगे कि ये जो है वो मेंसिस है, अब की बार जो आया है वो मेंसिस है, और फिर उसको फिर से ना हो इसीलिए पहले बंद करो और फिर उसको ओसी पिल दे सकते हो, लेकिन वो कितने टाइम के लिए, वो 17 से 20 दिन के लिए, क्योंकि 10 दिन तो चले गए, अभी उसको 3 या 5 दिन के लिए नहीं देनी, लेकिन उसको 15 से 20 दिन के लिए उसकी काउंट करके हमको 28-30 दिन का साइकिल उसको बनाना है और तभी इस तरह से उसको देना है। फिर अगर जिसको स्केंटी मेंसिस पूरे महीने में चालू रहा है, अगर ऐसा है उसको तो उसको भी ओसी पिल की ज़रूरत पड़ेगी 5th डे से लेकर। अगर आपको लगे कि ये जो 20 दिन तक उसको मेंसिस शुरू था और अभी भी ज़्यादा है तो पहले साथ में ट्रेनिसेमिक एसिड एंड मेफेनेमिक का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा और फिर 10 दिन के लिए उसको प्रोजेस्टेरोन देनी पड़ेगी, नॉट कंबाइंड, ओनली प्रोजेस्टेरोन 1 BD उसको 10 डेज के लिए देनी पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर उसको जल्दी मेंसिस आ जाता है, जो मैंने पहले भी बताया वो इसी तरह से मैं अभी फिर से रिपीट नहीं करती हूँ कि 20-22 दिन में आता है, तो फिर 16th डे से शुरू करके ये चालू रखना है। साइक्लिक HRT जो मेनोपोजल या तो पेरीमेनोपोजल पेशेंट है उसमें हम दे सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो उसको जो सिम्टम जो है वो भी सही हो जाएगा मेनोपोजल के, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की जो अगर कुछ कंप्लेन है तो वो भी सही हो जाएगी। ये पेरीमेनोपोजल पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो ओसी पिल जो लेना है, जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग है और उसको हमको यूज़ करना है, तो उसमें 0.5 वाला एस्ट्रोजन हम यूज़ करते हैं। यूजुअली फैमिली प्लानिंग के लिए जो एस्ट्रोजन हम यूज़ करते हैं वो मिनिमम डोज यूज़ करते हैं कि पेशेंट फैट डिपोजिशन ना हो और उसको हार्मोन की इफेक्ट ना हो। लेकिन जिसको हमको एडोलेसेंट पेशेंट को जिसको साइज बढ़ानी है, जिसकी यूट्रस की छोटा यूट्रस है, उसके लिए हम 0.5 एस्ट्रोजन वाला मोलेक्यूल देते हैं, वाली स्ट्रिप देते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा अच्छा है, नॉरएथिस्टोन भी है आता है, वो 16 डे से अगर देना है तो वो भी दे सकते हो। अभी माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन भी आ गया है, तो एक ही गोली अगर कोई ऐसा फंसी पेशेंट है कि जिसको 2 बार नहीं लेनी है, तो अभी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन रिलीज जो कन्वर्ट रिलीज आता है उसमें भी ये भी दे सकते हैं, 10 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम रेजिस्ट्रोन आता है कंट्रोल रिलीज वाली बात, तो उसका जो प्लेट्यू है वो मेंटेन रहे हार्मोन का, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम अभी कंट्रोल रिलीज वाली CR रेजिस्ट्रोन CR कंट्रोल रिलीज वाली टेबलेट यूज़ करते हैं।
या आप माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन भी यूज कर सकते हैं पेशेंट को। ये सभी बात जो इधर लिखी हुई है वो मैंने आपको सब इसी तरह से बता दी, लेकिन ब्लीडिंग बंद होने के लिए पहले ट्रेनेक्सामिक एसिड एंड मेफेनेमिक एसिड देना है। जो पेरीमेनोपॉजल पेशेंट है और या तो 50-51 ईयर के आसपास जो है और मेंसेस अभी तक गया नहीं और कोई भी किसी भी तरह से उसका ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो हम उसको ओरमेलेक्सोफिन दे सकते हैं। सेविस्टा उसका ट्रेड नेम है, सेविस्टा 60 मिलीग्राम, और वो हर रोज लेनी नहीं होती है, वो ट्वाइस ए वीक हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और एक ही टाइम ट्वाइस ए वीक, इस तरह से 6 वीक तक वो देना है। तो मेंसेस भी बंद हो सकता है, और फाइब्रोइड अगर किसी को है तो फाइब्रोइड भी छोटा हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो कि ये मेडिकल मेनोपॉज हो जाए, उसके बाद में उसको मेंसेस ना आए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो पेशेंट ट्रेनेक्सामिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड एंड हार्मोन से कंट्रोल नहीं होता, इसको हम सम या तो सेविस्टा 60 मिलीग्राम देते हैं। कभी कभी किसी को बहुत प्रोफ्यूज होता है ब्लीडिंग, तो उसको ट्रेनेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन 5 ml की एम्प्यूल आती है, ट्रेनेक्सा एम्प्यूल 1 एम्प्यूल 5 ml की, वो उसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं कि तभी उसका ब्लीडिंग खत्म हो जाए। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो कभी कभी ये जो मैंने बताया अभी, वो सिंथेटिक एमिनो एसिड लाइसिन जो है एंटी फाइब्रोनोलिटिक उसकी इफेक्ट है, और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल लॉस 40-50% नहीं 70-80% तक कम होता है। जिसको सिर्फ मेनोरेजिया है, रेगुलर साइकिल है, सिर्फ मेनोरेजिया है, तो वो पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, इसके लिए सेकंड डे से ये जो ट्रेनेक्सामिक एसिड एंड मेफेनेमिक एसिड की जो कॉम्बिनेशन है वो हम देते हैं। सेकंड डे सुबह में लेना है, फिर 8 घंटा हो उससे पहले मीन्स 7.5 घंटे पर ले लेना है, रात को जग कर नहीं लेना है। थर्ड डे अगेन जैसा ही उठे उसको ले ले, तभी ये टेबलेट ले लेना है। इसको खाने पीने के बाद में लेना ऐसा जरूरी नहीं है, और फिर चौथी टेबलेट जो है 7.5 घंटे हो तभी लेना है। इस तरह से 4 टेबलेट से हर बार सालों साल तक उसका मेंसेस कंट्रोल में रहेगा। उसको कोई भी टेबलेट की या तो हिस्टेक्टोमी की या तो कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको। लेकिन जिसको स्पॉटिंग शुरू रहता है 4-5 दिन मेंसेस ठीक से आ गया, फिर 5वें दिन से 3-4 दिन तक जिसको स्पॉटिंग रहता है, उसके लिए इथामसिलेट ज़्यादा अच्छा है। और इथामसिलेट जो है वो कम ब्लीडिंग जो है, जो कैपिलरी डैमेज होता है उसकी वजह से, जो कैपिलरी की फ्रेजिलिटी की वजह से होता है, उसमें इथामसिलेट काम करना है। और वो पेशेंट को 5th डे से सील या तो इथामसिलेट 500 मिलीग्राम 6 आवरली या तो 8 आवरली 4 टेबलेट तक देना है। जिस तरह से हमने ट्रेनेक्सामिक और मेफेनेमिक का कॉम्बिनेशन दिया था, इस तरह से इथामसिलेट 8 आवरली पेशेंट को 5th डे से देना है। जिसको स्पॉटिंग चालू रहता है मेंसेस के बाद में, मेंसेस से पहले 3 दिन तक चालू रहता है, उसको विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो वो देना है। डायोस्मिन जो यूज होती है पाइल्स के लिए कि कंजेशन जो है वो कम हो जाए, जो जिसमें हाइपरप्लाजिया जिसमें उसमें डायोस्मिन है वो हम कर सकते हैं। विटामिन सी तो हो ही गया। डिस्मेनोरिया अगर साथ में है तो पामास्पास या तो एनी एंटीस्पाज्मोडिक आप साथ में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को होना बहुत जरूरी है। एडिनोमायोसिस में मैंने पहले भी बताया कि उसमें पेशेंट को पेन रहता है, डिस्मेनोरिया साथ में रहता है। टेक होम मैसेज वाली बात ये किस तरह से आप पूछोगे पेशेंट को, हाउ मच डज द ब्लीड, ये बात हुई। डज इट अफेक्ट हर फिजिकली, मंथली ब्लीडिंग अफेक्ट हर डेली लाइफ, एंड डज वन और मोर ऑफ द अबाव अप्लाई। ये जो है 3-4 मंथ से आगे ज़्यादा है वो, ये सब हिस्ट्री में हमारा डिस्कस किया हुआ है। टेक ए स्ट्रक्चर मेडिकल हिस्ट्री एंड कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो। साथ में ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल स्मोकिंग कुछ है, हेरिडिटरी फैक्टर है, अनअपोज एस्ट्रोजन। ऐसे ही कभी कभी कोई ऐसा भी पेशेंट होता है कि ओसी पिल 3 महीने की अगर हमने बताया उसको 3 महीने लेना है, तो 1 महीने के बाद में विड्रोल आए और फिर दूसरे महीने की 5th डे से शुरू करनी होती है, उसके बगैर कंटिन्यूस वो ले जा रहे हैं।
ऐसा ऐसे भी पेशेंट हमने देखे हैं। इसीलिए ये पेशेंट को काउंसिल करना, किसी को भी ओसीपी दो काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ है, मेडिकेशन, एनोवुलेशन जो भी वो सब हमारा डिस्कस हो गया है। पाम पॉइंट की मैंने बात की, पॉलीप, एडेनोमायोसिस, लियोमायोमा एंड मेलिग्नेंसी, नॉन स्ट्रक्चरल कोजेज में कोएगुलोपैथी, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, आइट्रोजेनिक और नॉट येट स्पेसिफाइड। प्रोवाइड रीएश्योरेंस टू द पेशेंट। सिर्फ 4 गोली से जिसको ठीक हो जाए उसको समझाना है कि नहीं आप चिंता मत करो, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो सही हो जाएगा। जिसको फोलिकुलर सिस्ट है ओवरी के अंदर, तो उसमें हमारा इधर जो हमारे गायनेक डिपार्टमेंट है आईपीटी-जीटी के, वो सब जानते हैं कि मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है प्लासेंट्रेक्स इंजेक्शन पे, और मेरा 300 से 500 पेशेंट का डेटा है, पेपर भी बहुत सारा पब्लिश किया हुआ है। इंजेक्शन प्लासेंट्रेक्स ऑल्टरनेट डे इंट्रामस्कुलर देना है, 10 इंजेक्शन तक, 10 एमपीएल तक, 10 इंजेक्शन तक, और साथ में उसको जेरोफ्लेम एंड जो जेरोफ्लेम के साथ वो एसिक्लोफेनाक एंड सेरोसेपेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन देना है कि वो भी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से वो जो फोलिकुलर सिस्ट है वो मोस्टली 70 to 80% केसेस में चला जाता है, उसके लिए और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीमिया ये पेशेंट को साथ में होगा ही होगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन सही आए तो समझ लो कि पेशेंट की हिस्ट्री गलत है। अगर वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो उसको ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, कितना भी बोले तो भी, वरना एनीमिया होना ही होना है, तो एनीमिया की ट्रीटमेंट भी साथ में करनी ही है। मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू जो रीज़न आएगा सोनोग्राफी में या तो बायोप्सी में, उस पर हम डिसाइड करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट की ज़रूरत है, थायराइड फंक्शन के लिए की ज़रूरत है, फिर कोएगुलेशन डिसऑर्डर रूल आउट करने के लिए बीटी, पीटी, सीटी जो मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड स्कैन इज मस्ट, तभी हम डायग्नोस कर पाएंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी जिसमें ज़रूरत है उसमें हम करेंगे। फिर डायग्नोसिस जब कंफर्म हो गया तो नॉन स्ट्रक्चरल कोज अगर है तो एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड रेफरल, स्ट्रक्चरल कोज अगर है, फाइब्रॉइड है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट या तो यूलिप्रिस्टल या सर्जिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अभी जिसको बाकी है, जो स्टर्लिटी पेशेंट है या तो जिसको अभी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, बाकी है उसको अभी इशू ले आने का, स्टर्लिटी वाला पेशेंट है, तो उसको जहाँ तक हो सके सर्जरी ना करवाए। यूट्रस पर अगर स्कार होगा तो उसको प्लांट सिजरिन ही करना पड़ेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में एलएनजी जो है वो भी, जो लिवोनॉर्जेस्ट्रेल वाली जो मीन्स प्रोजेस्टेरोन वाली जो प्रॉपर्टी आती है, हाँ वो भी हम रख सकते हैं। ये सब की बात हमने कर ली है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एस्ट्रोजन, कंसिडरेशन फॉर ट्रीटमेंट चॉइस। एस्ट्रोजन का कंसिडरेशन मीन्स कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में होगा एस्ट्रोजन का? जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको ओबेसिटी है, जिसको डायबिटीज़ है, जो टोबैको ले रहा है, उसके लिए ये हम प्रीफर नहीं करेंगे। प्रेफरेंस फॉर हार्मोनल वर्सेस नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है, लेकिन ये एडोलेसेंट में ज़्यादा सोचना है उसके बारे में। वुमेंस की चॉइस भी हो सकता है, उसको भी हमको पूछना है कि क्या आप प्रीफर करेंगे। डिजायर्ड ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट एंड डिस्टोर्शन ऑफ यूट्राइन कैविटी ये भी मायने रखता है। डिस्टोर्शन अगर है तो वो फाइब्रॉइड है या तो मेलिग्नेंसी का जो हमने डिफरेंस बताया उसमें हम डायग्नोसिस कर सकेंगे। सब ट्रीटमेंट कर दिया फिर भी नहीं तो हिस्टेक्टोमी तो है ही। एंड अगर उसको अपनी फैमिली भी अभी प्रिपेयर करना बाकी है, अभी कंसीव करना बाकी है, तो फिर हम जीएनआरएच एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट ट्राई कर सकते हैं, लेनाजोल भी ट्राई कर सकते हैं। जिसको एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसको इसका कोर्स देना जरूरी है 6 महीने तक का, और फिर उसके स्टर्लिटी की ट्रीटमेंट करो, क्लोमिफिन या तो लेट्रोजोल जो भी देना है, और प्रेगनेंसी रह जाए तो सबसे अच्छा।
थैंक यू वेरी मच। आज ये जो टॉपिक ही है कि इतना लंबा है, जो भी क्वेश्चन आंसर हम लेंगे अभी, लेकिन अगर रह जाए तो फिर किसी और दिन भी हम इसका क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।